जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ वीडियो के आगाज़ में ही मैं आपको काफ़ी ज़्यादा गंद दिखा रही हूँ। असल में चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं था किया। बस थोड़ी लेज़ी हो गई थी, थोड़ी स्ट्रेस की वजह से इतना ज़्यादा काम करने का दिल नहीं था करता। एक तो हिम्मत भी नहीं थी पड़ती और दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा कम होता था। काफ़ी ज़्यादा टाइम पाकिस्तान फ़ोन करने में लग जाता था। इस वजह से इसकी ये हालत हो गई, वरना इतना गंदा तो मैंने कभी भी नहीं होने दिया। चूल्हे को साफ़ रखने का सबसे अच्छा ट्रिक यही होता है कि इसको साथ साथ साफ़ करते रहें। ज़ाहिर है जब खाना पकाएं तो कुछ ना कुछ ऊपर गिरता रहता है, तो इस वजह से साथ साथ साफ़ कर ले तो ज़्यादा इजी रहता है। सोचती तो यही थी कि अभी साफ़ करती हूँ लेकिन फिर टाइम निकल जाता था और बाद में दिल नहीं था करता। यहाँ पे नाश्ता बना के मैं फारिग हो चुकी थी, इसलिए स्प्रे कर ली चूल्हे के ऊपर। यहाँ पे ये जो आपको लिस्ट सी नज़र आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने ही जला के ख़राब कर दिया। ये पहले इस तरह बिल्कुल नहीं था। इस स्टोव का बड़े वाला बर्नर पीछे लगा हुआ है। जब मैं बड़े देगचे में कोई चीज़ पकाती हूँ फ्लेम बहुत तेज़ होती है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया। चूल्हे पे स्प्रे मैंने कर दिया, जितनी देर में वो वर्क करती है। आलू और चने मैंने उबाल के रखे हुए थे, तो उसकी चाट बनाने लगी हूँ। हमारे घर में सबसे ज़्यादा चाट ये मुझे ही पसंद है। बाकी सब खा तो लेते हैं लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते। बच्चे तो प्याज और साथ में टमाटर और बाकी जो चीज़ें मैं ऐड करती हूँ उसकी वजह से नहीं खाते, लेकिन हस्बैंड भी बस थोड़ी बहुत खाते हैं। मैं जब भी बनाऊँ तो कम से कम इतनी ज़रूर बनाती हूँ कि मेरे 2-3 दिन निकल जाते हैं। ऐसी चीज़ें खाने का असल मज़ा तो पाकिस्तान में आता है, क्योंकि वहाँ पे बनी बनाई मिल जाती हैं। वहाँ पे तो जब दिल चाहा बाज़ार से मंगवाएं और खा लें। यहाँ पे भी इक्का दुक्का दुकानों से मिलती हैं, लेकिन उनका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ऐसी चीज़ें खाने की क्रेविंग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हिम्मत करके थोड़ी सी बना लेती हूँ। मेरी बाकी फैमिली ना भी खाए तो फिर उनके मैं तरले कर करके उन्हें खिलाती हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से मैं जितनी भी कम बनाने की कोशिश करूं फिर भी ज़्यादा बन जाती है। मुझसे अकेले से ख़त्म नहीं होती, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सारे थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो ख़त्म हो ही जाएगी। अभी भी मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी कम ही बने। मैंने छोटे बोल में बनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसमें ये सारी चीज़ें डाली तो वो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने बोल शिफ्ट कर लिया। इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था, उसका पानी डाल दिया था। इसके अलावा थोड़ा दही डाला था, साथ में हरे धनिए और पुदीने की चटनी थी। इसके अलावा नमक, मिर्चें, थोड़ा सा पिसा ज़ीरा और ऐड कर लिया था चाट मसाला। मेरे बच्चे बाकी चीज़ें इसमें डाल के नहीं खाते, इसलिए मैं जब बनाती हूँ तो पहले इस तरह से बनाती हूँ, उन्हें दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी चीज़ें डाल लेती हूँ। आज नाश्ते में मैंने दूध का सिर्फ 1 गिलास लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने चाट बनानी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नाश्ते को गोली मारूं, क्योंकि चाट से ही पेट भरना है। मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आ चुका है, उसे मैं डाल के दे देती हूँ, फिर चूल्हा साफ़ कर लूँगी। उसके बाद खुद खा के तो फिर छोटे बेटे के आने का टाइम हो जाना है। इस तरह की चना चाट के साथ मेरे बचपन की बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मैं ये बनाती हूँ तो खाते खाते उन्हीं यादों में गुम हो जाती हूँ। छोटे बेटे के लिए भी निकाल के मैंने रख दी थी, क्योंकि इसके बाद मुझे ये ऐड करनी थी सारी अपनी चीज़ें, जिसमें थोड़ी सी बंद गोभी, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज कटा हुआ डालना है। मेरे बच्चों को तो इन चीज़ों से जैसे एलर्जी सी है, मैं किसी चीज़ में भी प्याज, अदरक, लहसुन नहीं डाल सकती। उनके खाने में जब इस तरह की मैं चीज़ें डालूँ तो इस तरीके से डालती हूँ कि बारीक से बारीक ज़रा भी उनके टेस्ट में नहीं आना चाहिए। हमें ये चीज़ें खाने की आदत है, जब मैं ये चीज़ें ऐड करूँ तो मुझे लगता है टेस्ट थोड़ा बढ़ गया, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आपने टेस्ट ख़राब कर दिया। उनकी अपनी चॉइस होती है, इसलिए मैं उनका मज़ा ख़राब नहीं करती। जैसे उनको पसंद होता है उस तरह से बना देती हूँ, जैसे मुझे पसंद होता है तो चीज़ें ऐड करके उस तरह से बना लेती हूँ। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मैं अपनी मर्ज़ी उन पे थोपने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़बरदस्ती करती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मैं इस बात की बिल्कुल भी कायल नहीं कि जो बड़ों के ऑब्सेशंस होते हैं उन्हें बच्चों में कन्वर्ट किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मस्ट होता है बच्चों को बताना। मेरे ख्याल में लाजमी बात यह है कि उन्हें सही और गलत में फ़र्क सिखाया जाए, और उनकी चॉइसेस में उनको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किस तरह अपने लिए कौन सी चीज़ पसंद करते हैं। अगर बच्चों को सही और गलत सिखाने के बाद उन्हें चॉइस की फ्रीडम दी जाए तो मेरे ख्याल से उनकी सोच ज़्यादा पॉजिटिव होती है, और इस पॉजिटिविटी के असरात बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं।
यहाँ पे एक मदर थी जिनके बच्चे मेरे बच्चों के क्लास फेलो थे। एक दफ़ा मैंने उन्हें कहते सुना कि मैं तो अपने बच्चों को टिंडे और करेले और इस तरह की भिंडियाँ वगैरह ज़रूर खिलाती हूँ ताकि उन्हें पता चले कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं या हमारी सब्ज़ियाँ ये वाली हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा अजीब बात लगी कि मतलब ये कैसी सोच है। मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि अगर हम लोग टिंडे कद्दू करेले खा के बड़े हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसकी सज़ा हम बच्चों को भी दें, क्योंकि यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे माहौल बिल्कुल पाकिस्तान से डिफरेंट है। जब बच्चे यहाँ पे नर्सरी या किंडरगार्टन में जाते हैं तो वहीं से बच्चों की एक नशोनुमा होनी शुरू हो जाती है। बच्चे अपनी चॉइसेस, पसंद और नापसंद को अहमियत देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और जैसा कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा बैलेंस से चलना पड़ता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड भी फील ना करें और उन्हें इस माहौल में और इस्लाम के माहौल में उनकी ऐसी परवरिश की जाए कि जब वो घर के अलावा बाहर की सोसाइटी में मूव करें तो उनके लिए सब कुछ कंफर्टेबल हो। हम अल्लाह पाक के गुनाहगार बंदे अपनी अकल और समझ के मुताबिक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि वही अपनी रहमतों के साए हम सब पे रखे। ये कल की मैं बाज़ार से क्रीम लेके आई हुई थी तो मैंने सोचा कि इसका मक्खन निकालूं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा थी, सस्ती लगी हुई थी तो इसलिए मैं ले आई। इस तरह से मक्खन बनाना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन ज़ाहिर है जब हाफ़ प्राइस पे या 30% लगी हो तो फिर मैं ले आती हूँ। जितना मक्खन चाहिए होता है वो रख लेती हूँ, बकाया इसका घी बना लेती हूँ, क्योंकि घी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। ज़्यादातर मैं खिचड़ी वगैरह में या रोटी के ऊपर कभी कभार लगाती हूँ। इसके अलावा कभी हलवा, गजरेला या कुछ चीज़ों में तड़के के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मेरे पास क्रीम थी और माशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकल आया था। ये सारा मक्खन एकदम से इस्तेमाल तो नहीं होता, कुछ देर यूज़ के बाद इसमें थोड़ी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मुझे जितना चाहिए होता है थोड़ा सा रख लेती हूँ। उसके अलावा इसको घी बना के फिर सेव कर लेती हूँ। जब मैं बचपन में अपनी नानू के घर जाया करती थी तो इस तरह से करके मेरी ममानी मक्खन के पेड़े बनाती थी। मुझे इतना अच्छी तरह से तो नहीं आता, लेकिन मैंने ट्राई किया था कि इनके अच्छे गोल गोल से पेड़े बनाऊं। पुराने ज़माने में मक्खन बनाने के लिए चाटी और मदानी का इस्तेमाल किया जाता था, जो पहले तो हाथों से चलाई जाती थी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मदानी सी आ गई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और आजकल वो भी अवेलेबल हमारे पास नहीं, तो इसलिए ब्लेंडर से काम चला लेते हैं। ये मैं बनाने लगी हूँ मिक्स सब्जियों वाले चावल। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था तो आज मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ। 2 कप मैं चावल बनाने लगी हूँ, उसमें तकरीबन 1-1 कप के करीब मेरे पास गोभी, मटर, आलू, गाजर हैं और साथ में बस हरी मिर्ची और टमाटर थे। अभी प्याज को थोड़ा सा कलर दे के तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। जब मैं मिक्स वेजिटेबल के चावल बनाऊं तो फिर मैं प्याज को इतना ज़्यादा कलर नहीं देती, क्योंकि इससे सब्जियों का कलर थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है। तो बहुत ही लाइट सा जब इसका कलर आ जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, बकाया मसाले ऐड करके तो साथ में सब्जियां डाल के मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। जब सब्जियों के कच्चेपन की खुशबू थोड़ी ख़त्म हो जाती है तो फिर इसमें पानी ऐड करके 2-4 उबाल कराती हूँ ताकि सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं। सब्जियां तो वैसे भी काफ़ी जल्दी गल जाती हैं, लेकिन फिर भी 1-2 बॉईल कराना अच्छा होता है कि पानी अच्छी तरह से गर्म जब हो जाए तो फिर उसके अंदर चावल ऐड करने चाहिए। अगर पहले ही कर दें चावल ऐड तो वो फिर थोड़े नीचे बैठ से जाते हैं। अगर हम चावल पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे ऐड करें तो वो ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं। इससे पहले कि चावल अगर अपना सारा पानी जज़्ब कर लें, उससे पहले ही नमक ऐड करना लाजमी होता है। बाद में थोड़ा सा नमक मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। मेरी तमाम व्यूअर्स जो किचन एक्सपर्ट हैं उन्हें ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स तो आते ही होंगे। चावलों का जब पानी खुश्क हो गया था तो फिर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से दम दे दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले से एक एक दाना अलग-अलग से चावल बने हैं। मुझे इस तरह के चावल माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं 2 दफ़ा ज़रूर खाती हूँ। चावलों के साथ मैंने दही फुल्कियों का रायता बना लिया था। जब खा के फारिग हुए तो फिर सफाई का टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि आज सफाई कर लेती हूँ। बच्चों के कमरों से काफ़ी दिनों से सफाई नहीं थी की, आज उनकी बारी आई थी। सारे कवर और किलट कवर वगैरह उतार के इसके अलावा बहुत डिटेल से मैंने सफाई की थी। कमरे की दीवारें, उन पे बारीक बारीक सी डस्ट जमा हो जाती है। खाना खाने के बाद मैं सफाई करना शुरू हो गई थी। काफ़ी लेट नाइट पे बच्चों को दोबारा से भूख लग रही थी तो समझ में नहीं था आ रहा क्या दूँ। फिर फ्रूट्स और ये बेरीज लेके आए हुए थे तो कहती हैं कि वनीला सॉस के साथ हमें ये दे दें। मुझे और मेरे बच्चों को फ्रूट से एलर्जी है। अगर हम सिर्फ फ्रूट्स लें तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे एडिशनल फ्रूट चाट बना लें या ऊपर वनीला सॉस डाल के खा लें तो फिर उनका सेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, इतनी ज़्यादा एलर्जी नहीं करते। यहाँ पे लोग फ्रूट्स और बेरीज़ को बीटन क्रीम के साथ भी खाते हैं।
वो भी मैं किसी दिन बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। क्रीम के साथ बेरीज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फ्रूट के विटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हम वैसे तो इन्हें इतना ज़्यादा बताया जैसे नहीं खा सकते, लेकिन फिर यही होता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ डाल दो, या क्रीम की फ्रूट चाट बना लो या जूस वाली फ्रूट चाट बना के उसके ऊपर चाट मसाला डाल के खा लेते हैं जी। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।